नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन कौन थे, ये कहाँ रहते थे और इनका शासनकाल कब तक था, इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। सातवाहनों का जो मूल स्थान था वो महाराष्ट्र माना जाता है, लेकिन अनेक अनेक इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये सातवाहन जो थे ये आंध्र प्रदेश से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि आंध्र जो कहा गया है सातवाहनों को, आंध्र उनकी जाति और सातवाहन उनके कुल को बताता है। तो अनेक इतिहासकारों का यह भी मानना है कि वो आंध्र प्रदेश में रहा करते थे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अब सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना करने का श्रेय जाता है सिमुक अथवा सिंधुक को। सातवाहनों का शासन जो था वो दक्षिण भारत पर था, दक्षिण भारत की तरफ था, यानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पर सातवाहनों का शासन था। सिंधुक ने इसकी स्थापना की। स्थापना करने के बाद सिंधु ने कैसे स्थापना की? जो सुशर्मा था, सुशर्मा कौन? कौरव वंश का जो आखिरी शासक, अंतिम शासक सुशर्मा, इसी की हत्या करके जो सिमुक था उसने सातवाहन वंश की स्थापना करी। उसके बाद क्या हुआ, जब स्थापना करी तो इसने मगध पर अधिकार किया और जैन और बौद्ध मंदिरों का इसने निर्माण कराया। सिंधुक ने क्या किया? जैन और बौद्ध मंदिरों का इसने निर्माण कराया। और इसका जो बेटा था उसका क्या नाम था? नाम था सातकर्णी। सातकर्णी इसका बेटा था, लेकिन अभी ये वयस्क नहीं हुआ था, मतलब ये राज संभालने लायक नहीं हुआ था। तो क्या होता है, इसका जो भाई रहता है कृष्ण या कान्हा, ये इसका भाई रहता है। क्या रहता है? सिमुक का भाई। सिमुक का भाई शासन का संचालन फिर करता है। सिमुक का भाई जब शासन करता है तो इसका शासनकाल जो रहता है वो 18 साल का रहता है। 18 वर्ष तक ये कृष्ण शासन कर पाता है। और इसका एक महामात्य रहता है श्रमण। इसने नासिक में गुहा का निर्माण करवाया था। गुहा मतलब होता है गुफा, जो पहाड़ों के अंदर बनाई जाती है उसे गुफा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम कौन था? ये इसी का बेटा था, यानी कृष्ण का भतीजा। सिमुक का बेटा कृष्ण का भतीजा सातकर्णी प्रथम शासक बनता है। और इसको जो जो उपाधि मिली थी वो थी दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र। ये दोनों उपाधियाँ सातकर्णी प्रथम को मिली थी। और सातकर्णी जो था ये एक शक्तिशाली शासक था। सातकर्णी शक्तिशाली शासक था और ये इसे सिमुक वंश की वृद्धि वाला शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अधिक अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य में विकास किया, मतलब ये काफ़ी विकासशील प्रगति वाला शासक था। उसके बाद क्या होता है, इसका जो विवाह होता है, शादी इसकी किससे होती है भैया? महारथी सरदार की एक पुत्री रहती है नायनिका, जिसे नागनिका भी कहा जाता है। इसकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो ये और शक्तिशाली हो जाता है। कैसे? जब भैया शादी हो गई तो इसके ससुर जी इसकी रक्षा करेंगे ही, तो पूरी इसकी सुरक्षा हो जाती है और इसका क्षेत्र भी विकसित हो जाता है पूरा। उसके बाद क्या होता है, पश्चिम मालवा अनूप विदर्भ का प्रदेश ये जीत लेता है। इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? नाना घाट लेख है, उससे सूचना मिलती है कि ये विदर्भ और मालवा अनूप का क्षेत्र इसने जीता था। जो कलिंग था, कलिंग तो जानते ही हैं कहाँ है? उड़ीसा। कलिंग की जो सीमा थी वो इन सब से लगती थी और इसी कारण इसका कलिंग से मैत्रीपूर्ण संबंध भी था। उसके बाद ये है कि सातकर्णी जो था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, अपने घोड़े को राजा छोड़ता है और घोड़ा जब छोड़ता है उसके घोड़ा जहाँ तक जाता है वो पूरा क्षेत्र राजा के अधीन आ जाता है, और जहाँ पे घोड़ा रुकता है या कोई रोक देता है तो उससे युद्ध हो जाता है। वही अश्वमेध यज्ञ होता है और ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। उसके बाद इसका जो शासनकाल था वो 10 वर्ष का था। 10 वर्ष का था और एक युद्ध होता है, उसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसके 2 पुत्र रहते, एक का नाम वेदश्री और दूसरे का नाम शक्तिश्री रहता है। और ये दोनों भी बच्चे रहते हैं, वयस्क नहीं रहते हैं भैया। जब दोनों वयस्क नहीं रहते हैं तो शासन का संचालन कौन करता है? इसकी माँ नागनिका शासन का संचालन करती है, शासन का संचालन करती है। उसके बाद क्या होता है? शासन का संचालन करती है, शासन इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ 19 राजाओं द्वारा शासन किया जाता है। जब 19 राजा शासन कर लेते हैं तो उसी समय एक आक्रमण होता है शक क्षत्रप नाहपान का। ठीक है, ये शक शासक था, इसका आक्रमण होता है जिसे शक और सातवाहन संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस आक्रमण में क्या होता है? जो पश्चिमी दक्कन का जो क्षेत्र है उस पर शकों का अधिकार हो जाता है। शक उस पर अधिकार जमा लेते हैं और सातवाहन को वहाँ से निष्कासित कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। जब सातवाहन वहाँ से निकल गए तो उसके बाद क्या होता है? इस स्थिति को पुनः पाने के लिए कौन आता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। भैया जब गौतमी पुत्र सातकर्णी आते हैं, ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं ये सातवाहन के 23वां शासक रहते हैं, याद रखिएगा 23वां शासक। इनके पिता शिवस्वाति और माता बलश्री रहती हैं। 3 अभिलेख इनके मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक कार्ले से और 2 नासिक से इनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनका जो कार्ले और नासिक का जो पहला अभिलेख है इनके शासन के 18वें वर्ष का है। ठीक है, शासन के 18वें वर्ष का है। और जो गौतमी बलश्री यानी इनकी माता की जो नासिक प्रशस्ति और पुलमावी के नासिक गुहा लेख है, ये इनकी सैनिक सफलता और अन्य जानकारी भी हमें देते हैं। फिर क्या होता है? देखिए, दक्कन पर तो अधिकार कर लिए हैं भैया शक लोग। सातकर्णी क्या करते हैं? गौतमी पुत्र ये अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करते हैं और इनका सबसे प्रथम उद्देश्य रहता है, क्या रहता है? अपने जो उसकी दक्कन का जो पश्चिमी दक्कन का क्षेत्र है उस शकों से मुक्त कराना इनका पहला उद्देश्य रहता है। तो ये आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके नाहपान और नाहपान का एक दामाद रहता है जिसका नाम रहता है उशावदात, ये दोनों को हरा कर मार डालते हैं। दोनों की हत्या हो गई। ठीक है, तो क्षेत्र तो मिल गया वापस उनको पश्चिमी दक्कन का। विजय जब हो जाती है, विजय के बाद क्या करते हैं ये कि नासिक के बौद्ध संघ रहता है, उस बौद्ध संघ को अजकालिकीय क्षेत्र दान दे देते हैं। जीत गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए तो बौद्ध संघ को दान दे दिए। और कार्ले के जो भिक्षु संघ था उसको इन्होंने करजक गांव दान दे दिया। मतलब जीते तो इतनी खुश हो गए कि गांव दान दे दिए और बौद्ध संघ को भी एक क्षेत्र दान दे दिए। उसके बाद क्या होता है? ये सबसे प्रतापी शासक रहते ही हैं। और जो मुद्रा भांड रहता है उसमें से 13,250 में से 2/3 जो मुद्रा होती है उसको पुनर्टिक करवाते हैं। मतलब पुनः यानी शकों का उस पर से निशान मिटाकर अपना छत्र छाया उस पर डाल देते हैं, पुनः उसको अंकित कराते हैं मुद्रा को। और ये क्या करते हैं? ये नासिक ज़िले में वेणकटक नामक नगर का निर्माण करते हैं। और इनका शासनकाल भैया बहुत लंबा रहता है, 56 साल तक शासन करते हैं ये। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कितने वर्ष? 56 वर्ष तक शासन करते हैं। और नासिक प्रशस्ति में तो इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। जब पुलमावी आते हैं तो इनका शासन जो रहता है 28 से 29 वर्ष का रहता है शासनकाल। और ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के कौन रहते हैं? पुत्र। पुत्र मतलब बेटा रहता है। और लेकिन उस समय क्या होता है? जो शक रहते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं पश्चिम में। तो फिर इसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं कृष्ण द्वितीय। ये भैया ज़्यादा लंबा नहीं टिकते हैं। ये देखिए 8 ईसा पूर्व से 16 ईस्वी। देखिए ईसा पूर्व मतलब जो होता है ना कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के पहले का जो होता है वो ईसा पूर्व होता है। ईसा मसीह के बाद यानी मरने के बाद की तिथि ईस्वी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कृष्ण द्वितीयाएँ चले गए। उसके बाद आते हैं हाल 5 वर्ष शासन करते हैं। और ये जो रहते हैं हाल, ये संस्कृत और कला के संरक्षक रहते हैं। और हाल भैया तो एक प्रकार के कवि भी रहते हैं। और संस्कृत भाषा से भी इन्हें प्राकृतिक भाषा से बहुत प्यार रहता है। और इनकी रचना रहती है गाथा सप्तशती। ये रचना हाल की रहती है, इसे आप याद रखिएगा। हाल की रचना क्या थी? गाथा सप्तशती। किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में।
और इसके बाद चार राजा आते हैं, राज करते हैं और चले जाते हैं। फिर आते हैं महेंद्र सातकर्णी। जब महेंद्र सातकर्णी आते हैं तो ये क्या होता है, पहले पेरिप्लस ऑफ एलिथियन सी में भड़ोच क्या था, एक बंदरगाह था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। कहाँ पे, गुजरात में। तो इसके बारे में इसका उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं कुंतल सातकर्णी। कुंतल सातकर्णी 74 से 83 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ये जो इनकी बोलचाली की भाषा होती है वो प्राकृत भाषा बोलते हैं, और ये यूची जाति को पराजित भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सकारी की उपाधि भी ये ले लेते हैं भैया। और इनकी रानी का नाम क्या रहता है, मलयवती। मलयवती जो थी इनकी रानी, वो भैया संस्कृत ही बोलती थी। क्या बोलती थी, संस्कृत। जब ये संस्कृत बोलती थी तो राजा को तो आता नहीं था, अब राजा को सीखना था। जब राजा को सीखना था, उसका मंत्री था सर्ववर्मा, वो बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने अपने महाराज को संस्कृत बोलना सिखा दिया। जब संस्कृत बोलना सिखा दिया तो भरुकच्छ का एक प्रदेश था, ठीक है, उस प्रदेश को इतने खुश हो गए राजा भैया, संस्कृत सिखा दिए, उस प्रदेश को ही दान दे दिया। किसको, सर्ववर्मा को दान दे दिया। उसके बाद आते हैं सुंदर का सातकर्णी, जो 1 साल शासन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं विशिष्ट पुत्र पुलमावी द्वितीय। ये 4 साल शासन करते हैं, लेकिन तभी से सातवाहनों का जो सातवाहन वंश था, उन वंश का पतन शुरू हो गया। कब से, विशिष्टपुत्र पुलमावी द्वितीय के बाद से। उसके बाद आते हैं यज्ञश्री। यज्ञश्री जब आते हैं, यज्ञश्री अंतिम महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। अंतिम का मतलब लास्ट नहीं भैया, लास्ट नहीं, महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट ये शासक रहते हैं, आखिरी। और क्षत्रपों पर ये विजय भी प्राप्त करते हैं। और ये क्या होता है ना कि दक्षिण पूर्व जो पल्लव, बरार, वाकाटक, आभीरो, क्या होता है इसी समय, दक्षिण में पल्लव, बरार में वाकाटक और आभीरों ने महाराष्ट्र छीन लिया। मतलब इस समय क्या होता है कि स्वतंत्र होने लगते हैं, अनेक वंश सामने आने लगते हैं, वे स्वतंत्र होने लगते हैं और वे शक्तिशाली वंश भी रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र को छीन लेते हैं आभीर। उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे नए वंश उभरने लगते हैं, अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो आपका पतन ही होगा। तो धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। शुरू होने के बाद क्या हुआ, अब हुआ क्या था, उस समय भारत और रोम का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा चल रहा था। और जो सबसे पहले, ये इम्पोर्टेंट है, शीशे के सिक्के कौन चलाए थे, सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे, ये याद रखिएगा। अब सातवाहन वंश का जो आखिरी शासक था वो था पुलमावी तृतीय, ये अंतिम सातवाहन शासक था। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि दक्षिण में किसका शासन, दक्षिण में शासन करने वाले सातवाहन थे। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी या पैठान थी। सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के सबसे पहले चलाए थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रखेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।